इस प्रोसेस पे एक पेनफुल काम भी करने पड़े। जाहिर है कि अगर एक घर में आपकी आमदनी ऑल ऑफ ए सडन कम हो जाए, आपके रिसोर्सेज कम हो, या एक बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग। आपने अपना पेट काटना होता है अपने तो आपके लिए चॉइस क्या थी। इसी तरह हमने जो है अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया है। मेरा ख्याल है कि जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं, उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो ये हमारी करेंसी इज अंडर वैल्यू, और ये आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से है। हमें उनको एड्रेस करना, और हम एड्रेस कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव, अल्लाह ने चाहा तो। अफगानिस्तान और रशिया के साथ जो हमने फैसले किए हैं, आई एम श्योर के दोज फैसले विल हेल्प इन आवर एक्सपोर्ट्स। के सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। जो मुल्क को जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट था उसको अवॉइड किया, और जो इकोनॉमी जो क्रिपल और जो बिल्कुल बैठ रही थी, और अल्लाह माफ करे डिफॉल्ट के नतीजे जो कुछ होता है आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, हुकूमत कल अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है, और इस वक्त गवर्नमेंट को मुआशी बेहतरी, IMF प्रोग्राम की बहाली और महंगाई जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। बजट से पहले आज हुकूमत ने इक्तिसादी जायजा सर्वे रिपोर्ट जारी की है और आवाम के सामने मौजूदा माली साल की मुआशी कारकर्दगी को पेश किया है। नाज़रीन, इक्तिसादी जायजे में रवां माली साल के मुकर्रर करदा अहदाफ और हासिल किए गए टारगेट्स का डेटा पेश किया गया, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि हुकूमत मौजूदा साल का मुकर्रर करदा कोई भी मुआशी हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। मईशत के 3 बड़े शोबों, जिसमें ज़राअत है, सनत है, सर्विसेज हैं, जिसमें वसी पैमाने पर नाकामी देखी गई, क्योंकि इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मौजूदा माली साल में मजमूई मुल्की पैदावार, यानी अगर हम बात करें GDP की, तो 5% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.29% रही। ज़राई तरक्की की बात करें तो ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 4.40 के मुकाबले में 1.55%। सनती शोबे में तरक्की की शरह -2.94% रही, जिसका हदफ गुज़श्ता साल 7.19% मुकर्रर किया गया था। खिदमात के शोबे में अगर हम बात करें तो तरक्की की शरह 6.19% के मुकाबले में सिर्फ 0.86% रही। महंगाई भी नाज़रीन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, और हुकूमत की जानिब से आइंदा बरस इक्तिसादी मंजरनामे को मुस्बत कहा जा रहा है, और आइंदा साल मुआशी बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं। मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल न होने पर हुकूमत की जानिब से अब ये उज़र भी पेश किया जा रहा है कि हुकूमत को रिकॉर्ड तिजारती खसारा वरसे में मिला। सैलाब की तबाहकारियों से 31 अरब का मुआशी नुकसान हुआ, जबकि आखिरी समाही में PSDP के लिए भी ज़ीरो जो फंड था वो रिलीज़ हुआ। इसी मुनासबत से आज का जो हमारा एक्सपर्ट्स है वो बजट इक्तिसादी सर्वे से मुतल्लिक़, क्योंकि कल मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है वो अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है, तो आज का ये जो हमारा शो है ये स्पेशल इसी से मुतल्लिक़ होगा। हमारे साथ हमारे आज जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इसी में अपनी कमांड रखते होंगे। हम उनसे डिटेल में बात करेंगे, ख़ास तौर पर कि आने वाले बजट से एक आम आदमी को क्या क्या उम्मीदें लगानी चाहिए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत हैं शकील रामी साहब, चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कैसर अहमद शेख सनतकार हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। फरहान शहजाद साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो टैक्स पर अपनी कमांड रखते हैं, और डेफिनेट ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है टैक्स कलेक्शन के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। और हमारे रिपोर्टर जो इकनॉमिक्स पे बड़ी उनकी ग्रिप है, अरशाद अंसारी साहब, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अरशाद अंसारी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी कि ज़रा तफसीलात बता दीजिएगा इक्तिसादी सर्वे के हवाले से, आसान और सादा अल्फाज में, क्योंकि ये बड़ा गोरख धंधा होता है, तो आम लोग जिनका बड़ा कंसर्न होता है बजट से, क्योंकि इसी का दारोमदार है कि आम लोगों की ज़िंदगी कितनी खुशहाल होनी है नहीं होनी है। तो अभी तो जो इसहाक डार साहब ने रिपोर्ट पेश की, उससे तो यही लगता है कि हुकूमत अपने तमाम हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। तो अरशाद अंसारी साहब, आप चूँकि इस पर अपनी कमांड रखते हैं, क्या आप समझते हैं हुकूमत की कारकर्दगी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट को सामने रखते हुए क्या रही, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, डिटेल से बता दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, ये जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई भी इक्तिसादी जो हदफ था वो हासिल नहीं हो सका, और इसका एतराफ़ जो है वज़ीर ख़जाना ने और साथ बैठे जो एहसन इकबाल साहब थे वज़ीर मनसूबाबंदी, उन्होंने भी किया। लेकिन उसकी अगरचे उन्होंने जो सारा जो जवाब है और जो वजूहात हैं वो सैलाब की तबाहकारियाँ, सियासी अदम इस्तेहकाम और फिर
पिछली हुकूमत की जो पॉलिसियाँ थी उनको जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराया, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सिचुएशन है और यूक्रेन वार है और फिर जो महंगाई का जो इंटरनेशनली जो फिनोमेना चल रहा है उसको उसका जो है जिम्मेदार करार दिया है। और लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हम ये भी बता दें कि उनसे हमने ये क्वेश्चन भी किया था कि अगरचे उसमें उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो अहदाफ हैं और ये जो आदाद-ओ-शुमार हैं उनको फाइनल किया है, लेकिन एक बहुत अहम क्वेश्चन उनसे किया गया था कि जो जीडीपी का जो 0.29% जीडीपी इन्होंने शो की है उसके बारे में भी इक़्तिसादी माहिरीन का और जो इकोनॉमिक हम लोग भी इकोनॉमिक की जो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनका उस पर थोड़ा सा कंसर्न था कि हमेशा से ये होता आया था कि जो जीडीपी का जो फिगर है उसको डिटरमिन करने के लिए जो डिफ्लेटर था उसको जो तय किया जाता था वो सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स उसके जो एवरेज होता था उसको लिया जाता था और नॉर्मली वो अपर लेवल पे होता था। तो अभी भी यही क्वेश्चन किया गया कि आपने जो ये जो फार्मूला है इसमें कोई थोड़ा सा आपने कोई झोल दिखाई है, और लेकिन जब ये एक्चुअल फिगर प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जब बाद में सारे फिगर्स को फाइनल करेगी पूरे माली साल का, तो इसका खदशा है कि ये जो 0.29 है ये भी शायद मनफी में चला जाए। उस पे वज़ीर ख़जाना और साथ बैठे एहसन इकबाल ने उसको डिफेंड किया और उनका ये कहना था कि जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही हमने किया है, और अगर हमने ये ऐसा कुछ करना होता कि हमने जीडीपी को थोड़ा सा अप शो करना होता तो फिर हम 0.29% ना बताते, तो हम 1%, 1.5% या 2% जीडीपी बताते। तो ये चीज़ थी, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो थी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो और फसलों का सारे जो है वो अहदाफ हासिल नहीं हो सके। और एक और चीज़ जो थी उस वक़्त चूँकि काफ़ी पुरहजूम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो हमारी उनसे बात नहीं हो सकी। बाद में उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसको चेक करते हैं। एक जो फिगर था उस पर बड़ा काफ़ी था कि हर फिगर मसलन डाउनवर्ड ट्रेंड था, और एक जगह पे गवर्नमेंट खुद ये कह रही है और सारे जो अहदाफ के अदम हसूल की जो वजह है उसको एक बुनियादी वजह सैलाब की तबाहकारियाँ करार दिया जा रहा है कि 31 से 32 अरब डॉलर का इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, और उसमें जो है वो लाइफ स्टॉक और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा जो है वो लॉस हुआ है। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आया है कि जो लाइफ स्टॉक है जी, बाकी तो सारी चीज़ें जो है वो ग्रोथ मतलब अहदाफ हासिल नहीं हुए और ग्रोथ कम रही है। लाइफ स्टॉक एक ऐसा है कि वो जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ रही है। तो उस पर थोड़ा सा कंसर्न थे कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो है वो 10 लाख से ज़्यादा जो है वो मवेशी मर गए हैं और लाइफ स्टॉक बुरी तरह मुतासर हुआ है और बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर भी मुतासर हुआ है, तो दूसरी तरफ ये ग्रोथ जो है वो बड़ी है। तो खैर ये उस पर उन्होंने कहा कि ये हमने जो सारी प्रॉब्लम्स थी उनको हमने मुश्किल फैसले करके किसी हद तक हमने उनको कंट्रोल कर लिया है, और जो इकॉनमी की जो गिरावट का सिलसिला था उसको भी हमने रोक लिया है, और अब समत का तयन कर दिया गया है। पिछले दौर में उनका कहना था कि हमने 3 ईज जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, अब हमने जो है वो 5 ईज स्ट्रेटेजी अपनाई है, और तो ये की जा रही है कि हम जो है वो इस क्रंच से निकल आएंगे और मुल्क को दोबारा जो है वो इक्तिसादी पटड़ी पर जो है वो ले आएंगे। सही है। और मैं अरशाद साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूं। जी बिल्कुल, मैं दोबारा आती हूं कि आइंदा के ज़ाहिर है जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, कल बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, क्योंकि पहले तो ये एक्सक्यूज़ था कि ये सब कुछ पिछली हुकूमत करके गई, तो अब ये दूसरा बजट है तो इसमें ये एक्सक्यूज़ बहुत कम मार्जिन है इस हुकूमत के पास। फरहान शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर टैक्स कलेक्शन की हम बात करते हैं तो आपको लगता है क्योंकि IMF के भी ज़ाहिर है एक मुतालबा है और हुकूमत भी चाहती है कि इसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो मौजूदा हालात में टैक्स कलेक्शन जो टारगेट गवर्नमेंट देने जा रही है उसको कंप्लीट कर पाएगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं इरशाद साहब को ज़रूर कल के लिए एक सवाल और ऐड कर दूंगा। इरशाद साहब, कल जब बजट पेश किया जाए तो काइंडली आप फाइनेंस मिनिस्टर से ये ज़रूर कहिएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा पाकिस्तान की बैलेंस शीट को ओपन करने की ज़रूर जुर्रत पैदा करें कि कल बजट में ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक्चुअल है। ये मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल है जो कल अगर आप उनके सामने रख सकें तो प्लीज़ कि किसी को पता चल सके कि पाकिस्तान आज खड़ा कहाँ पे है।
IMF के साथ हमारा लोन क्या है, हमारा डेट क्या है, हमारे पास अपने एसेट्स क्या हैं, हमारी इनकम क्या है और उसका एक्सपेंडिचर्स क्या है। सिर्फ और सिर्फ बजट सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे पे हम 75 साल से आ रहे हैं और आगे भी कल का दिन भी एक इसी तरीके का एक नया साल हमारा शुरू होने जा रहा है। दूसरी बात जो आपने की वो इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, तो ये मैं इसहाक डार साहब को इस पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने इन तमाम हालात में अप्रैल 22 से लेके आज, पहले मुफ्ता इस्माइल साहब, फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सारी जिम्मेदारियां उठाई तो नो डाउट कि उसमें हमारी जो इकनॉमिक्स, हमारा जो इकॉनमी और हमारी जो मुल्की मईशत और मुल्की हालात थे वो टोटली डिस्टर्ब रहे। इसमें उनका ज़ाती तौर पे कसूर इसलिए नहीं है कि वो माजी की तमाम कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ को लाते हुए वो यहाँ तक आए और आज तक उनमें उनका कितना हिस्सा रहा, किसका कितना हिस्सा रहा, तो सिर्फ और सिर्फ ये पिछली गवर्नमेंट पे इसका इल्ज़ाम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना तो ये गलत है। आगे जब हम बात करते हैं कि नई टैक्स कलेक्शन की और इस साल की टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन का हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, और जब तक हम उन सोर्सेज ऑफ इनकम पे, हम अपने बिजनेस कम्युनिटी पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, सर्विसेज पे हमने इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की तो हमारे वो टैक्स टारगेट कैसे पूरे हो सकते हैं। ना इस साल के टैक्स टारगेट्स पूरे हैं, ना ही अगले आइंदा आने वाले साल में उसकी क्या आप समझते हैं वो सिस्टम उस तरह से नहीं बना पा रहे? जी बिल्कुल, इसके लिए कभी भी हमारी किसी भी गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है और लेटर ऑन आपकी ये पॉलिसीज़ कभी भी उस बिजनेस कम्युनिटीज़, उस एग्रीकल्चर सेक्टर और उस सर्विसेज सेक्टर को सामने रखते हुए नहीं बनाई जाती। नो डाउट कि इसहाक डार साहब खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करते हुए, खुद इसी बिजनेस कम्युनिटी से आने के बाद, लेकिन जब वहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ में बैठते हैं तो तब इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, तब इनके एजेंडाज, तब इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो IMF के कहने पे चल रही हैं कि अभी इन्होंने बजट कल प्रेजेंट ज़रूर करना है लेकिन अप्रूव्ड वो सब्जेक्ट टू, हम उसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो अप्रूवल ऑफ द IMF ही है। तो इसलिए इस तरह के बजट फिगर्स पेश करना, इस तरह के टैक्स टारगेट पेश करना, इस तरह के लोगों को एक अजीब सी कैफियत में रखना, तो ये मुनासिब नहीं है कतई तौर पे। काइंडली कम से कम ये कल पाकिस्तान की असल पिक्चर जरूर लोगों को दिखाएं कि हमने क्या किया। और इसलिए बिल्कुल जी, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। कैसर अहमद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकार हैं, जिस तरह से मैंने उनका तारुफ करा, तो उनकी तरफ पहले जाऊंगी। कैसर साहब, अब ये गवर्नमेंट ज़ाहिर है, आज जो रिपोर्ट इक़्तिसादी सर्वे देखा जाए तो जो जो हदफ तय किए गए वो उस तरह से पूरे नहीं हुए। ऑल्दो बहुत सी रीज़न्स वज़ीर ख़जाना ने दे दी और बड़ी रीज़न वो सैलाब उन्होंने बताई। तो लॉन्ग टर्म जो हम प्लानिंग पॉलिसीज़ की बात करते हैं फाइनेंशली, हम वो नहीं कर पाते। आज भी इसहाक डार साहब ने ये कहा कि जहाँ 2017 में मुल्क था वहीं ले जाना चाहते हैं। तो जी कैसर शेख साहब, हुकूमत मजमूई ग्रोथ के रास्ते पर चलना चाहती है जो वज़ीर ख़जाना साहब आज फरमा रहे थे, क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या देने जा रहे हैं हुकूमत आवाम को, क्योंकि अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, ये दूसरा बजट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई बहाना ये नहीं होता कि हम आगे नहीं बढ़ सके। दुनिया के मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क बहुत आगे बढ़े हैं। बात यह है कि हमने खुद कोशिश नहीं की। आज देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि हमारा बजट है ये तकरीबन 0% ग्रोथ है, 0.25% या 20.28, और हमारी आबादी बढ़ रही है, वो बड़ी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा ग्रोथ है आबादी में। खुद हमने एफर्ट नहीं की। देखिए, सबसे पहले तो आपस में मशवरा होता है और इंटरेक्शन होता है, हर चीज़ का हल मौजूद है। लेकिन ये मुश्किलात ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि मुश्किलात नहीं है, और हमें हमारी हुकूमत से भी, पिछली हुकूमतों से भी जो मिला वो भी मुश्किलात थी और उन्होंने बड़ी गलत इकनॉमिक पॉलिसी बनाई। लेकिन हम भी इस साल जो बेहतरी कर सकते थे, जो लोग तवक्को हमसे करते थे, वो हम नहीं कर सके क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हुआ। कितना एक दूसरे से मशवरा हुआ। मेरा इसहाक डार साहब से हमेशा से ये शिकायत रही है कि वो बिजनेस कम्युनिटी, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे क्यों नहीं मशवरा करते। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। एक साल से हम उनसे गुजारिश करें, तो आप उनसे कहते क्यों नहीं है? आपके बड़े पुराने वजीर खजाना है, मैंने आप उनसे कहते क्यों नहीं? और इस साल में अगर देखा जाए तो आपका ही शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, मैं उनको क्यों नहीं, मैं तो खुद
पहले इलेक्ट हुआ, पहले मैं 20 साल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन लड़ता रहा और वहां से प्रेसिडेंट बना 87 में, आज से 36 साल पहले प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मैं 30 साल से 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर, इसीलिए इलेक्शन मैंने कंटेस्ट करे कि उस हाउस में आऊं जिस हाउस में पॉलिसीज बनती हैं। लेकिन यकीन जानिए कि नेशनल असेंबली जो कि बजट को पास करती है, उसके बाद बजट का कोई इनपुट नहीं आता। और वो तो छोड़ दीजिए, जब हमारे मेंबर बनते हैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के, वो सारे MNA होते हैं। मैं उनसे बार बार कह रहा हूं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं, वो मेहरबान है हमारे, वो हमें समझाएं और आके बताएं और हम भी अपना मशवरा उनको दें। लेकिन आप पहले मिर्जा इस्माइल साहब और आज डार साहब, ये पता नहीं क्या समझते हैं। जब तक हमारी अनाएं खत्म नहीं होंगी, देखिए वजीर खजाना का काम है कि इंटरेक्शन करे। अगर वो दूसरे लोगों से असेंबली के मेंबर जिन्होंने वोट देना है, अगर उनके पास ही नहीं जाएंगे, चलो ये तो एक बात होगी। फिर मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि हमारे पास बड़े वसाइल हैं। देखिए आईटी है, जो तालीम है, मेरी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, मैंने चंजोट में ना बेस्ट कैंपस बनाया है आईटी की यूनिवर्सिटी का, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का, जो कि पाकिस्तान की बेस्ट आईटी है। और जो बच्चा वहां से निकलता है ना, वो फौरी तौर पे उसको जॉब मिल जाता है और उसको एम्प्लॉयमेंट है। इंडिया की आईटी इस वक्त बिलियंस ऑफ $100 of billions में एक्सपोर्ट है। दिमाग है हमारे पास, हमने तवज्जो सारी क्यों नहीं की? इस बार मैंने उनसे कहा है, जोर दिया है कि भाई आप आईटी के ऊपर सारा पैसा लगाओ। आप अमीर आदमी को, पिछली हुकूमत ने, मेरी बात अगर थोड़ी सी अगर तवज्जो से, एक लंबा फिक्रा नहीं कहता, पिछली हुकूमत ने ये रजा बाकर साहब ने ये दे दी कोई $3 अरब, जो कि आज के 87,000 करोड़ रुपए बनता है, फ्री 580 अमीर लोगों को दे दिए, क्योंकि उनके चहीते थे और उन्होंने अगले इलेक्शनों में उन पर खर्चा करने थे। ओ भाई, आप SMEs को दें जो इंजन ऑफ ग्रोथ है। इंडिया में पाकिस्तान से 30 गुना 30 टाइम्स अगर हम ₹1 देते हैं ना SMEs को, तो इंडिया में ₹30 दिए जाते हैं। बांग्लादेश में भी हमसे बहुत ज्यादा है। हम पता नहीं क्या वजह है कि हम कहते हैं जी हमारे बैंक नहीं हम मिसालें तो देते हैं, आप अपने दूसरे मुल्कों की, हमारे हुक्मरान भी देते हैं, सियासतदान भी, तो अच्छी चीज उसको अमल ही कर लें। नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे अमल। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी और मेरी बात में कोई फर्क नहीं है। मिसालें हर एक के पास हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा, हमारे पास, हमें पता है कि क्या मसाइल है। मसाइल का आप जिससे पूछेंगे ना, वो आपको बता देंगे। जब अमल ही नहीं करना, किसी ने सुननी ही नहीं है, और बड़ों का ख्याल कर रहा है, छोटे का ख्याल ही नहीं करना। पाकिस्तान बना है, यही IMF कह रहा है। बस बात को खत्म कर रहा हूं। IMF का कहना भी यही है कि आप जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, जो अमीर क्लास है, उसको देते हो सारी सब्सिडी। आप दो, टारगेट दो, दरमियाने बंदे को दो, छोटे बंदे को दो, काश्तकार को दो। काश्तकार आज लेने जाए ना 40% भी उसको कर्जा नहीं मिलता, और अमीर आदमी को 0% पे दे दिया है, और कोई रिग्रेट भी नहीं है किसी की कि भाई ये गलत की है। उनको पाचा, उन्होंने अपने घर बना लिए बड़े। मैं उन्हीं में से हूँ, मैं उन अमीर लोगों का नुमाइंदा हूँ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है। आप जैसे लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। उनके तलकात हमारे तलक नहीं, हमें गैर जरूरी किसी को नहीं होना चाहिए। SMEs को, छोटों को आप इनिशिएटिव दे, उनको आगे बढ़े। इंजन ऑफ ग्रोथ SMEs है। आपके यहाँ लाखों लोग हैं जो कि छोटा कारोबार करते हैं या छोटे काश्तकार हैं। बिल्कुल आपकी बात बड़ी वैलिड है कि जिन स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए वो उसको अनफॉर्चुनेटली करते नहीं है। और आप तो जाहिर है उनका हिस्सा हैं, आपको तो मजीद जितनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं और जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो आप उनको डायरेक्टली भी कन्वे कर सकते हैं और उसको अमल दरामद भी करा सकते हैं। मोहसिन शरफानी साहब, जी ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी, मोहसिन साहब का कमेंट ले लूँ। मोहसिन साहब, इक्तिसादी सर्वे तो जाहिर है आपके सामने है, हुकूमत इस साल तो हदफ हासिल नहीं कर पाई है। अब ये जो GDP शरह 3% मुकर्रर करने जा रही है, जबकि दीगर आलमी इदारे हैं वो 2% का कह रहे हैं कि पेशगोई हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीदें रखे आम आदमी, अवाम दोस्त बजट होगा, या फिर ये जो IMF की तलवार लटकती रहती है सर पर, उसी को कंटिन्यू करेगी गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है कि देखें, जिन हालात में गवर्नमेंट बजट दे रही है, हमें वो हालात भी देखने चाहिए। बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन है, कहीं हमारी डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है, और चीज़ें मतलब अनसर्टेन है, मतलब सेंटिमेंट इज नेगेटिव है, कहीं भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है नहीं। और इन हालात में आप बजट देने जा रहे हैं, आपकी अपनी कंडीशन, और हमें अगर उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तो मैं नहीं समझता है हकीकत है। हकीकत यह है कि बड़ा मुश्किल हालात है,
और इतने मुश्किल हालात मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे जो अभी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है। लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी मतलब अपने प्रोजेक्ट बंद कर रही है, अपनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इन हालात में अगर हम सोचें कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ें होंगी तो आसान नहीं है। इस वक्त तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम सबको साथ दे के, इसलिए कंट्री तो हम सबका है ना, पॉलिसीज नहीं है, लॉन्ग टर्म चीजें नहीं है, लेकिन मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लिए हम सबको कोशिश करनी है जहां भी जिस तरीके से भी हो। हमें साहब ये तो जाहिर है वो जो उस डोमेन में काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो उन्होंने बनानी है। आम आदमी तो सफर कर रहा है और करने को तैयार भी है, लेकिन उसका एटलीस्ट चलो कुछ टाइम बाद एक अच्छा रिजल्ट तो उनको मिले, वो भी मिलता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, डेफिनेटली नहीं मिल रहा। कोई पॉलिसीज नहीं है थे कि ईज डूइंग बिजनेस होता है जिसमें आसानियां होती हैं। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप आसानी से शुरू कर सके। कोई एक आध बिजनेस ऐसा नहीं है जो ऐसी पॉलिसी हो जो हम शुरू कर सके। कोई चीज डिजिटलाइजेशन नहीं है। अब आईटी की बात कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को डिजिटलाइज नहीं किया। करप्शन चीजें इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पे है कि लोग परेशान हो जाते हैं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आती। हर गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पे बोझ डाल देती है। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें नहीं हो। हमें इकोनॉमी पॉलिसी पे बात करनी चाहिए। हम पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो इस मुल्क की, लेकिन इकोनॉमी सिस्टम को ना छेड़ा जाए। इकोनॉमी कैपिटल अलग होना चाहिए इस मुल्क का। इसको इकोनॉमी सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट आए सबको लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम करना चाहिए। और जो सिक यूनिट है हमारे, उनसे हमें अपनी जान छुड़ानी चाहिए। जहां जहां बोझ है और जहां जहां सब्सिडीज है उनको खत्म करना चाहिए, ताकि जो हमारे हाथ में फंड्स है, जो बजट है, ताकि हम मुल्क को चला सके। लेकिन आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। मैंने नहीं देखी 11 साल में अपने, जो मैं 11 साल से यहाँ ब्रेक लेती हूँ। मोहसिन साहब, आपने एक स्ट्रेटेजी की बात की है। मैं सामने ही ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो ये सवाल जरूर रखूंगी कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकती है और एटलीस्ट तमाम जो कहते हैं ना ओवरऑल आप बेहतर काम नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन कुछ सेक्टर्स में आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दे सकते हैं जो कि आम आदमी जिससे लिंक्ड है तो उसको कुछ उससे फवायद हासिल हो सके। ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये पीडीएम की जो इत्तेहादी हुकूमत है दूसरा अपना बजट पेश करने जा रही है और आज जो इक्तिसादी सर्वे रखा गया सामने उसमें तो मुआशी अहदाफ हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये भी खुसूसी तौर पर इसी पर है कि ये जो मुआशी कारकर्दगी है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह से देखते हैं कि आप बेहतर रही या नाकाम, और आइंदा जो मईशत है वो किस डगर पर चलेगी। फरहान शहजाद साहब, आप जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है अब IMF के पास जाना भी मजबूरी है, आपको लगता है कि IMF अभी तो उनकी शराइत मानी जा रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि जी अब अगले माह आइंदा जो माह होगा उसमें होपफुली IMF जो है वो एग्री हो जाएगा और हमारा मुआहदा उनके साथ कंटिन्यू हो जाएगा, तो आप समझते हैं कि उसमें कुछ मौशी तौर पर बेहतरी आएगी, आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी? नहीं, इसमें कतई तौर पे हमें ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि हमारा हर साल का बजट, हमारे हर साल की इकनॉमिक पॉलिसी वो IMF के कंडीशंस के साथ, IMF की इमदाद के साथ, उस डोनेशंस के साथ हम कंडीशनल करते हैं। हमने कभी भी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश नहीं की, हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं कर सके। हम अपनी खामियों को दुरुस्त करने की बजाय हमने हमेशा दूसरों की तरफ नज़र रखी, दूसरों की इमदाद पे, और दूसरों के ममालिक के साथ हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई ना कोई इमदाद हमें मिलती रहे। यही थोड़ी सी कोशिश हम अपनी एग्रीकल्चर, हम अपने टूरिज़म, हम अपने सर्विसेज सेक्टर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को कुछ फैसिलिटेट करने के लिए अगर कर देते, आज तक सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, इससे पीछे भी ये 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यही गवर्नमेंट रही है, तो लेकिन उस टाइम में भी ये पॉलिसीज़ नहीं थी। तो सिर्फ ये कह देना कि ये 3-3.5 साल का सब कुछ किया कराया हमें मिला, तो वो भी कहते थे कि हमें पिछले 35 साल का किया कराया आपकी तरफ से मिला। और इससे आगे जिस बिज़नेस कम्युनिटी से ये ताल्लुक़ रखते हैं तो पूरे बजट में कभी उनके साथ भी मिल लेते। इनसे तो आसिफ अली जरदारी साहब ही अच्छे रहे जो कल फेडरेशन को मिल के तो उनके साथ उनका दुख दर्द बांट के चले गए। तो कम अज़ कम इसहाक डार साहब को चाहिए था कि मुल्क के चैम्बर्स का दौरा कर लेते। जिस तरीके से आप सैलाबज़दा इलाकों में जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकॉनमी, हमारा तमाम एग्रीकल्चर, हमारा बिजनेसमैन इस वक्त सैलाब से ज़्यादा बदतरीन हालत में है। तो काइंडली उसको रेस्क्यू करने के लिए आप कुछ ना कुछ अकोमोडेट करें। अपनी सिर्फ पॉलिटिकल
और आइंदा के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कल का बजट मत दीजिएगा। कम अज़ कम इस मुल्क के लिए सोचते हुए, ये मुल्क हम सबका है, आपका भी है, हम इसको ज़रूर जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं। लेकिन काइंडली आप तमाम पॉलिटिशियंस, आप तमाम मिनिस्टर्स वहाँ बैठे पार्लियामेंट में, सेनेट में, इस चीज़ पे ज़रूर सोचा करें कि जिन लोगों के लिए हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं क्या उनको हमने कभी डिस्कस किया है, या हमें सिर्फ और सिर्फ जो IMF की तरफ से पाबंदी आए या हमें कहीं से वो डिक्टेट किया जाए तो वही बजट हम पढ़ के तो कल सामने रख देंगे। ऑपोजिशन होती तो वो ये कापियाँ लहरा के फाड़ देती। अब कल तो इनके पास वन साइडेड मौजूद है, तो कम अज़ कम इन हालात में ही ये कोई पॉजिटिव बजट दे दें जिससे आइंदा आने वाली मईशत, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, टूरिज़म और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हालात में आ सकें। लोगों का रहन सहन, उनकी यूटिलिटीज़, उनकी सेहत, उनकी एजुकेशन, उनकी सिक्योरिटी, उन्हें कम अज़ कम ये महसूस हो कि हम पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं और आइंदा हमारे आने वाली नस्लों ने, बच्चों ने यहीं रहना है। आज इस सवाल को कल के बजट के साथ हमें ख़त्म करना होगा कि क्या आइंदा पाकिस्तान में रहना है या नहीं रहना। सही। अब अच्छा, ये तो जिस तरह आप बात करें ये तो फिर एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उससे भी बहुत लिंक करती है, और अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है तो जाहिर है वही एक कड़ी है, मईशत से जुड़ा होता है। शकील रामे साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप जाहिर है इस पर बड़ी कमांड रखते हैं, आप मईशत को बड़े अच्छे से समझते हैं। एक तो हमारे देखने वालों को बड़े आसान अल्फाज में बताइएगा, क्योंकि ये बजट के जो अल्फाज होते हैं ख़ास में बड़ा गोरख धंधा होता है, एक आम आदमी को समझ नहीं आते। तो ये हुकूमत की अगर हम कहें कि एक साल की मुआशी जो कारकर्दगी है वो कैसे रही, और आइंदा जो बजट पेश किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ मईशत बेहतर होगी? शकील रामे साहब देखें, इस पे ना मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा। जी जी। ये जो बात हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, बजट आ गया, नंबर आ गए, गोरख धंधा हो गया, कई सालों से इस पे हम देखते हैं कि यही एक ही बहस होती है। आप मुझे निकाल दें, मेरे साथियों को निकाल दें, तो यहाँ कोई और लोग बैठे हुए होते हैं, आपको नजर आएंगे यही बातें जो हम कर रहे हैं इसको रैप करके वो बातें कर रहे होंगे। जो फंडामेंटल जब तक हम अपने ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारी मईशत जो है कि अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। एक तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिसी चॉइसेस गलत होती हैं, और दूसरा आप देखें कुछ यानी 1-2 डेकेड से हमारा जो भी वजीर खजाना आता है, यहाँ तो वो बैंकर होता है, यहाँ अकाउंटेंट होता है। अब अकाउंटेंट और बैंकर का काम नहीं है एक इकोनॉमी चलाए, वो बही खातों को सेटल तो कर सकते हैं, मगर इकोनॉमी की ओवरऑल पिक्चर कुछ और चीज होती है कि जिसको हमने लेके चलना होता है। यहाँ पर रोल आता है कि जो कैसर शेख जैसे लोग बैठे हैं, पोलिटिकल जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो लोगों से जुड़े होते हैं, इनको ज्यादा समझ होती है चीजों को कैसे लेके चलना है। मगर अनफॉर्चुनेटली आप मुशर्रफ का दौर निकाल के देख लें, आपको कोई बैंकर नजर आएगा। आप जरदारी साहब का निकाल के देख लें, आप इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, आपको यही एक चीज नजर आती है। फिर होता क्या है, हमारी पॉलिसी चॉइसेस गलत हो जाती हैं। मतलब मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। 1994 में हमने IPPs को लेके आए। उस IPP का इतना हमारे मुल्क पे असर है कि आज हम अगर सर्कुलर डेट की बात करें जिसने हमारी इकोनॉमी को चोक किया हुआ है, तो वो वही IPP की पावर पॉलिसी है जो कि 1994 की है। प्राइसेस बढ़ गई हैं, पे बैक नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा डॉल आउट आपने कर दी उनको, मराहत क्या कर दिया आपने। अब आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म होती जा रही है। इस तरह की जो पॉलिसी चॉइसेस या आपके एक्शन नजर नहीं है, जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये बहस करवाते रहें, ये 0.3 हो गया, ये 6.5 हो गया, ये इतने % हो गया, बहस यही चलती रहेगी। पॉलिसी मेकर्स भी यही है, ठीक भी तो इन्होंने करनी है। यही तो मैं बात कह रहा हूं कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि यानी कि किन लोगों ने पॉलिसी बनानी है, अब हम कैसे शेख साहब बैठे हैं, मैं इनको ज्यादा तौर पर जानता हूँ, कई टीवी प्रोग्राम में भी होते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है जो चीजों को समझें, बजाय इसके सिर्फ आपने खाते सेट करने हैं। अगर खाते ही सेट करने हैं तो वो भी आपसे सेटल नहीं हो पा रहे। देखिए एक चीज मद्देनजर रखें, जब तक आप कमाने के जराए पैदा नहीं करेंगे, आपको बचत आपको फायदा नहीं दे सकती। हम कहते हैं ना ऑस्टेरिटी मेजर कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। आपको चाहिए एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक थ्योरी। जब आप इस तरह चीज होती है, आप अपनी प्रोडक्शन को एनहेंस करते हैं। जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, अब फिर एक हमारा फंडामेंटल फ्लॉ जो आता है, जितनी भी आपको डिबेट नजर आएगी, आपको बिजनेस कम्युनिटी नजर आएगी, आपको इकोनॉमिक एक्सपर्ट नजर नहीं आएंगे। बिजनेस कम्युनिटी क्या है, चैम्बर को आप देख लें, इतने बड़े बड़े वो पलंदे आपको पकड़ा देंगे कि जिसमें उनकी डिमांड्स होंगी हर इंडस्ट्री की, वो कॉमन आदमी से कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, वो उस इंडस्ट्री की डिमांड है। इकोनॉमी कहीं पीछे रह जाती है। वही आपको नुमाइंदे नजर आते हैं टीवी पे बैठ के जो बात करते हैं, जी ये हो गया वो हो गया, अब वही इनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इन इन्फ्लुएंस से कोई बचता है तो वो हमारी कंसल्टेंट कम्युनिटी आ जाती है
कि जो कि किसी न किसी तरह कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रही होती है, किसी बड़े अदारे का, बैंक का, IMF का या किसी और का, या NGOs कर रही होती हैं, वो उनकी जुबान बोल रहे होते हैं। गरीब आदमी को सिर्फ एक जो है ना कि कहते हैं मसाला लगाने के लिए हम रख लेते हैं पूरी डिबेट में, और कहीं आपको उसका नजर नहीं आता। हम बात करते हैं, देखिए तीसरी चीज जो है, अक्लमंद वो होता है जो अपने वक्त के मुताबिक चलता है। हमारे पास अगर ट्रैक्टर है तो हम मर्सिडीज की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? हमें ट्रैक्टर की ही प्लानिंग करनी चाहिए, उसको कैसे यूज करना है। हम सोचते ठीक है नजर रखें मुस्तकबिल पे, ये नहीं कि ना रखें, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इग्नोर कर दें। मैं वो मिसाल देता हूं, हम चाइना को अभी कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी माइशत बनने जा रही है, उसने मेरेकल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप देखिए जब 1978 में इन्होंने रिफॉर्म शुरू की, इनकी पहली रिफॉर्म जो थी कि वो एग्रीकल्चर की थी। एग्रीकल्चर को बेस बना के उन्होंने फिर आगे चलना शुरू किया, एक्सपेंशन आहिस्ता आहिस्ता गई। दूसरी उसमें जो फंडामेंटल चीज थी, उन्हें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर देखिए हम बात करते हैं नहीं हम लिबरलाइज इकोनॉमी है जो प्राइवेटाइज कर दो, जब प्राइवेटाइज कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स इनकम रहेगी, और टैक्स इनकम में आपको प्राइवेट सेक्टर हमेशा कहता है मुझे और रिलैक्स करो, मुझे और करो। अगर आप नहीं रिलैक्स करते, मैं किसी दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, अगर आप मुझे नहीं ना देते, मैं बांग्लादेश ले जाऊंगा इंडस्ट्री, मैं फलां मुल्क ले जाऊंगा, फलां मुल्क ले जाऊंगा, वो भी आपकी इनकम कम होती है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहां से आता है? स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। अब ये अगर आपके पास पैसा होगा गवर्नमेंट के पास, तो बिजनेसमैन को भी कुशन दे सकती है। ये हमारे बिजनेसमैन को भी समझना चाहिए, उसको ब्लाइंडली इसमें फॉलो नहीं करना जैसे हर चीज प्राइवेटाइज कर दो। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी की जो पॉइंट्स थे उन पर बात की है रामे साहब। कैसे साहब, ये जिस तरह रामे साहब कह रहे हैं कि बात दुरुस्त है, आप घर का भी बजट बनाते हो तो आप ये देखते हो आपकी आमदन कितनी है और उसके बाद ही आपने खर्चे निकाले, तो ये तो सीधा फार्मूला है। लेकिन जो आप भी बुनियादी तौर पर बात कर रहे थे, हुकूमत बजाय उस पर कोई प्लानिंग करे या उन पर कोई ऐसी कोई जो बुनियादी स्ट्रेटेजी है उसकी तरफ जाए, तो कैसे साहब ये क्या हसूल में ये जो मुआशी अहदाफ को हासिल नहीं कर पाई? आपके ख्याल में ये जो गवर्नमेंट इस वक्त बता रही है कि सैलाब है जी, जो हमें तिजारती खसारा विरसे में मिला है, यही रीज़न है? क्योंकि आप सनतकार हैं तो 8 बजे अब जी मार्केट्स बंद हों, ताजरों का एहतजाज भी जारी है, तो क्या आप समझते हैं ये जो सोल्यूशन और एक्सक्यूजेज हैं, क्या इसी से आप कौम को, आवाम को मुतमिन कर सकते हैं? और ख़ासतौर पर PMLN की अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस, उनका बयानिया है, तो कैसे सब आप किस तरह से देख रहे हैं? परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है, तो फिर इसका मतलब है लोगों में तो आप नहीं जा सकते फिर ये बयानिया लेकर। दुआ आज बड़ी अच्छी आप डिस्कशन करा रही है। देखिए फरहान साहब ने कहा, शकील साहब ने कहा, ये सब लोग समझदार हैं सही बात कर रहे हैं। जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी के पास नहीं जाएंगे, ये देखिए ना, कल गए आसिफ जरदारी साहब, मुझे खुशी है क्योंकि मैं तो बार बार जाता हूँ बिजनेस में, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ बजाय कि उनको बुलाने के, कि भाई हर जगह गया हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, उन जगह उनसे पूछता हूँ कि आपके क्या मसाइल है, आप हमें बताएं और हमारे पास बताएं ताकि हम उसको मसाइल को हल करें। भाई बिजनेस कम्युनिटी, ये मसला क्या है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास भी नहीं आते स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, मैं तो खुल्लम खुल्ला उनसे शिकायत कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि आज आपका सर्वे जो आया है ना, आपकी आबादी कोई 3.25% बढ़ी है और आपकी जो ग्रोथ है वो 0.25% है, यानी आपका म्यारे जिंदगी पर कैपिटा कम हो गया बहुत ज्यादा। अब ये आप बताइए कि हम जैसे मुल्क कहाँ जा रहे हैं? इंडिया हमसे 4 गुना था। मैं बताऊं कि पाकिस्तान ने चाइना को सिखाया है। मैं आज बात करूंगा तो आप शायद हंसने लगेंगी कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने चाइना को कारोबार करना सिखाया है। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा परचेजिंग पावर पैरिटी में मुल्क बन गया है। जब मैं पहली बार 1972 में गया और हमारे जो आप जैसे ब्रेन है तो उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते फिर आपकी अपनी हुकूमत? क्यों नहीं? या नहीं, पहले यही तो बताइए, हमारी हुकूमत है, यही तो मुझे मेरी शिकायत है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार कस्टम कमेटी चैम्बर का प्रेसिडेंट 1980 में बना, आज से 43 साल पहले। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना 36 साल पहले, यानी मैं उनसे राब्ते में हूँ। उस वक्त से FBR में यही हो रहा है कि रिश्वत वो लेते हैं और वो कोई काम करते नहीं है, ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर, उस वक्त से हम इनको कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब तक आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर, अच्छा क्या हो सकता था कि 22-23 साल तो मैं चैम्बर के इलेक्शन लड़ता रहा, अब 30 साल से 6 इलेक्शन लड़ चुका हूं। यकीन जानिए मेरी एक बात पे अमल नहीं होता, मुझे पता नहीं है कि कहां फैसले होते हैं।
मैं अभी फैसलों में शामिल नहीं हूँ, अभी पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अच्छा कैसे साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े बुनियादी जो की फैक्टर्स हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो कल जो हमारी ट्रांसमिशन है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ कल भी मौजूद हों, क्योंकि आपको पता है वक्त कम होता है। मैं जरा इसी सवाल को मोहसिन साहब की तरफ ले जाना चाह रही हूँ। मोहसिन साहब, ये कौन से एस्पेक्ट्स हैं? जी मोहसिन साहब, कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन पर काम हो, और ये जो रेवेन्यू जनरेशन की बात होती है, इनकम बढ़ाने की बात होती है, हम मसाइल की तो बहुत बात करते हैं, तो सलूशन की तरफ किस तरह जाए हुकूमत? कैसे अपने आप को ये जो इस वक्त मौशी गर्दाब में फंसी है उससे निकाल सकती है मोहसिन साहब? मेरा ख्याल है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे अगर हम काम करें तो ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, आईटी है, कंस्ट्रक्शन है, एक्सपोर्ट है हमारा। हम अपना मेन पावर जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को बाहर भेज रहे हैं, उनको टेक्निकल साइड हम स्ट्रॉन्ग करें। स्मॉल बिजनेस है हमारे, इंपोर्ट है, तो मतलब ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल, मतलब उसको सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। एक मुसलसल पॉलिसी चले, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट कह रही है हम चले जाएंगे, तो इसके बाद कोई गवर्नमेंट आएगी वो उसको कंटिन्यू करे। कोई चीज़ भी हमारे कंट्री में कंटिन्यू नहीं होती, और कहीं भी ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में फाइलें रुकी रहती है। प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए वो सालों साल लग जाते हैं और इतने पैसे इन्वॉल्व होते हैं कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें मसाइल हल करें हम अपने। हमारी करेंसी का बहुत बड़ा इशू है, हमें पता ही नहीं है कि आज डॉलर 310 रुपये का, 16 रुपये का है, कल 350 का होगा या 250 का हो जाएगा। कैसे बिजनेस डिज़ाइन करेंगे आप? आपको जब अपना फ्यूचर ही नहीं पता होगा लोगों का, लोग किस तरह की मशीनरीज मंगाएंगे, कैसे एग्रीकल्चर काम करेगी। एग्रीकल्चर में हमारी यील्ड 20% है, अगर हम उसको 30-40% करते हैं तो हमारी टोटल रेवेन्यू चेंज हो जाती है। और हमें ड्रिपिंग सिस्टम और सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। दुनिया कहाँ चली गई है, हम वहीं खड़े हुए हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे। और हम सिर्फ यही बातें मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं 20 साल से, 25 साल से यही बातें हो रही हैं। और किसी ने कहा आपके हमारे दोस्तों में से कि आम आदमी की बात नहीं होती, तो आम आदमी की बात जब ये सारा मुल्क चलेगा तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको बिजली सस्ती मिलेगी तो उनका मसला हल होगा, उनको गैस सस्ती तो उनका मसला हल होगा। और जिस मुल्क में बिलियनर पैदा नहीं होते, बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, अमीर लोग आप पैदा नहीं करेंगे तो कारोबार नहीं होगा, लोग नहीं होंगे। जब लोग बिलियनर पैदा कर रहे हैं, चाइना में कितने हो रहे हैं, तो जाके वो इकोनॉमी चल रही है। हम तो कोई बड़ा होता है तो उसको मार के कोशिश करते हैं, छोटा करते हैं, या उसे लूट ले या उसे डरा के मुल्क से भगा दे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं अभी वैसे ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन वाक़ईतन मुझे भी 2-3 साल तो कॉन्टीन्यूस हो गए हैं इस तरह बजट ट्रांसमिशन करते हुए। बजट जब भी आता है तो इसी तरह से हम बैठकर मुख्तलिफ माहिर मईशत से सवालात करते हैं, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ, इतने ज़बरदस्त पाकिस्तान के पास ब्रेन्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल नहीं करती। इसीलिए हम वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं, हम बस मसाइल पैदा करते जाते हैं, और जो अल्टीमेटली आम आदमी उसको सफ़र करता है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यही सवाल कि मईशत को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, अरशाद अंसारी साहब का मैं इस पर टेक लूँगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशाद अंसारी साहब, अब वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि बहुत सी बातें हुई, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मईशत में गिरावट रुक गई है। अब मईशत की बहाली के लिए भी वो कह रहे हैं तेज़ी से काम हो रहा है। अरशाद अंसारी साहब, आवाम क्या उम्मीद रखे इस बजट से, और आपको लगता है कि जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि मईशत की बहाली के लिए जो है वो तेज़ी से काम हो रहा है, तो इसके असरात आम आदमी को मिलेंगे? आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखें, हुकूमत जो है ना वो बहुत मुश्किल पोजीशन में है, और ये बजट हुकूमत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। एक तरफ IMF का प्रोग्राम है, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन है, और डेफिनेटली हुकूमत ने जो है वो ये हो नहीं सकता कि वो इलेक्शन को इसमें जो है वो नज़रअंदाज कर दे। और वह भी जो है PSDP का जो साइज़ आया है उसमें इस बात की रिफ्लेक्शन जो है वो वाज़े नज़र आई है कि हुकूमत ने जो PSDP का साइज़ बढ़ाया है, जो तरक्याती स्कीमें अनाउंस की हैं वो अगले इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए की हैं। और दूसरा, तनख्वाहों के हवाले से आज भी बार बार उनसे क्वेश्चन हो रहा था, और बाहर वजारत ख़जाना के बाहर एम्प्लॉइज़ ने जो है वो गेट बंद किए हुए थे, और बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज़ एहतजाज कर रहे थे, और उनका भी यही ख्याल था कि और मुतालबा था
कि महंगाई इस कदर हो चुकी है, तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। उस पर वज़ीर ख़ज़ाना का कहना यह था कि हम कोशिश करेंगे जितना हमें कुशन मिलेगा हम तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो आने वाला माली साल का बजट होगा वो ज़मीनी हक़ाइक़ से शायद इतना जो है वो मुवाफ़क़त ना रखता हो। हुकूमत जो है वो ये कोशिश करेगी कि मतवाज़न बजट, ऐसा बजट पेश किया जाए कि किसी हद तक जो है वो IMF भी राज़ी हो जाए और साथ साथ जो है वो अगला जो है वो इलेक्शन जो है उसको भी वो हाथ से ना जाने दे। क्योंकि IMF के साथ जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था रेवेन्यू टारगेट के हवाले से, IMF का कहना यह था कि 9,800 अरब रुपए का रेवेन्यू का टारगेट मुकर्रर किया जाए, लेकिन FBR ये कह रहा था कि 9,000 अरब के लगभग रखा जाए। फिर उन्होंने 9,200 अरब पे जाके इत्तफाक किया। अब हमारे जो ज़राए हैं, जो FBR के सीनियर मेंबर से मेरी आज बात हुई थी, उनका ये कहना था कि ये मेजर डेवलपमेंट हुई है कि IMF के साथ हमारा 9,200 पे जो है वो इत्तफाक हो गया। अब इसमें वफाकी कबीना के इजलास में थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है और इसी तरह जो बजट का टोटल साइज है, लेआउट है, वो 14,600 अरब है, डिफेंस जो है वो 1,800 अरब है। कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के पास कुशन नहीं है और अगर IMF के प्रोग्राम में गवर्नमेंट जो है वो नहीं जाती तो फिर उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो डिफॉल्ट की बातें बार बार हो रही हैं वो भी इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि अगर IMF के प्रोग्राम को ट्रैक पे नहीं आता तो फिर हमारे लिए बजट फाइनेंसिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी और अगले माली साल में हमें 25 अरब डॉलर चाहिए जो हमने वापस करने हैं कर्जों की सूरत में। और यही आज भी उनसे क्वेश्चन हुआ था कि अगर IMF का प्रोग्राम आपका नहीं होता, जो कि अब आप कह रहे हैं कि शायद वज़ीर आज़म के कहने पे आपने IMF के साथ सारा डेटा शेयर कर दिया है और होपफुल है कि 9वां और 10वां इक़्तिसादी जायजा इकट्ठा हो जाएगा और प्रोग्राम ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस नहीं होता आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे तो फिर क्या करेंगे, प्लान बी क्या है? तो उस पे उन्होंने कहा, चूंकि कुछ दिन पहले आयशा गौस पाशा जो है वज़ीर ममलिकत, उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्लान बी सी कोई नहीं है, तमाम प्लान A B C IMF के जरिए, IMF के रास्ते होकर जाते हैं, तो IMF ही वाहिद रास्ता है। तो उसको उन्होंने कहा कि आप आयशा साहब, हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। फरहान साहब, एक लिए अगर आप कमेंट दे दें कि आवाम कोई उम्मीद रखे इससे? आवाम को पॉजिटिव उम्मीद अपने आप से रखनी है, अपने आप को ठीक करना है, एफर्ट करनी है इस मुल्क के लिए। आप वजारत ख़जाना और उन लोगों से उम्मीद ना रखें जो पाकिस्तान में नहीं रहते और पाकिस्तान के लिए बजट बनाते हैं। इसलिए अपने साथ और खुदा के साथ उम्मीद रखें और पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचें। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपने साथ और अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ तो वैसे सबको उम्मीद होती है और उसी के साथ रखें। बहरहाल देखते हैं जी कल क्या बजट आता है, कितनी आसानी आती है। आवाम दोस्त होता है, IMF का होता है, मतवाज़न बजट होता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।